आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स दिलेर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और कहानी की ओर। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो ना चाहकर भी हम कुछ ऐसी काम कर देते हैं जिसका अफसोस करने के लिए हमें जिंदा बचना पड़ता है, और जिंदा रहकर भी हम जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। दोस्तों, जब मैं करीब 34 साल का था तो मेरी शादी हुए 2 साल हुए थे। मैं अपनी बीवी के साथ हनीमून के लिए गोवा जाने वाला था। हमारे रोइंग स्टेशन से ट्रेन पकड़ी गोवा जाने के लिए। दिन भर ट्रेन में बैठाकर जैसे ही रात हुआ तो ट्रेन एक स्टेशन में आकर रुक गई। उस स्टेशन में हमारे बोगी से लगभग सभी लोग उतर गए। फिर अचानक कुछ अजीब से लोग ट्रेन पर चढ़ना शुरू कर दिए, जो एकदम से हमारे सीट के पास आकर हमें घूरने लगते हैं। उनमें से एक मुसाफिर ने हमें बताया कि आप लोग अगले स्टेशन में उतर जाइएगा, वरना जान नहीं बचेगी। उसकी ये बातें सुनकर हम बहुत ज़्यादा ही घबरा गए। ये बोलकर वो सभी बगल वाली सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। उनकी इन अजीब से बातें सुनकर अब मुझे भी थोड़ा डर सा लग गया था। मैंने तुरंत अपने फ़ोन निकाला और उस पर गूगल पे अपने लोकेशन को ट्रेस करने लगा। जैसे ही मुझे लोकेशन मिला तो वो देख तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गई। दरअसल हमने लोकेशन में देखा कि हम समंदर में चल रहे हैं, लेकिन जब मैंने बाहर नज़र घुमाकर देखा तो मुझे बाहर सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे। मेरी बीवी मुझसे कहने लगा, आकाश, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन में रुक गई तो पीछे से बैठे मुसाफिर मुझसे कहने लगे, आप लोग इस स्टेशन में उतर जाओ, वरना जान नहीं बचेगी आप लोगों की। हमने उसकी बातें मानते हुए उससे पूछा, क्यों? हम तो गोवा जाने वाले हैं, ये गोवा है क्या? तो उसने कहा, जान रहेगी तो गोवा जाओगे। उसकी बातें सुन मुझे गुस्सा आ गया और मैं चिल्लाते हुए उससे बोला, क्या जान नहीं बचेगी लगा रखे हो? अगर जान नहीं बचेगी तो तुम क्यों नहीं उतर जाते? इस पर उसने कहा, मेरी जान तो पहले ही निकल गई। उसकी ये बातें सुन मेरी तो रोंगटे ही खड़े हो गई। पेट में सुम हो रहा था। मैं चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ गया। इसी बीच ट्रेन चलना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक सुरंग में घुसा। ट्रेन को सुरंग में घुसता देख वो सारे मुसाफिर खड़े हो गए और हाथ एक दूसरे का पकड़ लिया और फिर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ने लगे। इसी बीच ट्रेन में जोर जोर से झटके मार रहे थे, जिस कारण हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। झटके के कारण हम इधर उधर हिलने लगे। मेरा सर एक रोड पे जाकर टकराया और मैं वही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मैं एक ट्रेन में था। ट्रेन कहीं पर रुकी हुई थी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कौन सी जगह पर हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं ट्रेन में था। ट्रेन कहीं पर रुकी हुई थी। मुझे जगह के बारे में तो मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं आसपास देखा तो मैंने पाया कि मेरी पत्नी नताशा वहाँ नहीं है और वो सारे मुसाफिर भी गायब है। मैं बिल्कुल अकेला ट्रेन पर पड़ा हुआ था। नताशा को गायब देख मेरी होश उड़ गई। मैं उसे पूरे ट्रेन में पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन मुझे ट्रेन पर कहीं भी वो नहीं मिली। फिर मैंने उसके फ़ोन पे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बोगी में पड़ा हुआ था। तभी मैंने उसके फ़ोन उठाया और उसमें मुझे एक रिकॉर्डिंग मिला, जिस पर नताशा ने कहा, आकाश, ये लोग तुम्हें ले जाना चाहते थे,
लेकिन मेरी विनती करने पर उनके साथ मैं जा रहा हूँ अलविदा, और मैं जंगल में जा रहा हूँ। नताशा का रिकॉर्डिंग सुन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मैं ट्रेन से उतरकर जंगल की ओर जाने लगा। जंगल में मुझे उसके पैरों के निशान मिले, जिसके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी किसी ने एक तीर मेरी ओर मारा। मैं बार बार बच गया, नहीं तो मेरी मौत पक्की थी। उस तीर का नुकीलापन देख मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैं थोड़ा सावधान होकर आगे बढ़ने लगा और चुपचाप कर आगे बढ़ता जा रहा था तो सामने मुझे एक गांव दिखाई दिया। मैं भी उसी गांव की तरफ जाने लगा तो सामने मुझे एक बच्चा रोकता हुआ दिखाई दिया। मैं उस बच्चे को देख उसके पास जाने वाला था कि उसने पटक से मेरे पे एक तीर ले मारा। तीर मुझे छूकर ही निकली थी, जिससे मेरा हाथ पे खून आ गया था। मुझे उस बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर आराम से उससे पूछने लगा, देखो मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, मैं तो बस मेरी बीवी को लेने आया हूँ। वो इसी गांव में फंसी हुई है। उससे कुछ लोग ट्रेन में पकड़कर इधर ही ले आए हैं। मेरी बातें सुन उस बच्चे ने मुझे उसके घर ले गया। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वहां पर उसके पिताजी और माताजी बैठे थे। तभी उस बच्चे ने उसके माता पिता से मेरी सारी बातें शेयर की तो उसके पिताजी ने मुझे बताया कि कल को पूनम की रात है और हमारे गांव में ये मान्यता है कि कोई बाहर वाले इंसान को पूनम की रात में गांव के बाहर पुराने कुएं में बलि दिया जाए तो बलि देने वाला को कुछ अनोखी शक्तियाँ मिल जाती है, जिससे वो सालों साल जवान रह सकता है। लेकिन इसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल आखिरी बार 500 साल पहले किया गया था। तो मैंने पूछा उनसे, वहाँ जाने का रास्ता बताइए मुझे। पहले तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन मेरे बार बार कहने पर उन्होंने बताया कि गांव के बाहर एक भूल भुलैया है। उस भूल भुलैया के अंदर एक पुराना टेम्पल है। उस टेम्पल के अंदर एक अंडरग्राउंड रास्ता है जो तुम्हें पहले ढूंढना पड़ेगा, और फिर जैसे ही तुम्हें रास्ता मिले तो तुरंत तुम वहाँ जाने से पहले अपने नाक को ढक लेना, नहीं तो तुम वही बेहोश हो जाओगे। लेकिन तुम अकेले ये सब नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कोई मामूली मुसाफिर नहीं है। उनके पास कुछ अजीब सी शक्तियाँ हैं जिन्हें हरा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे मदद के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है जो तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है। ये बोलकर वे अपने रूम में चले जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी रूम से बाहर आए तो उनके हाथ पर एक अजीब सा भाला था। वो उस भाले को मेरे हाथ पर देकर कहा, ये भाला तुम्हें उनसे लड़ने में मदद करेगा। अब जाओ, तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ एक पहर का ही समय है तुम्हारे पास। पूनम की पहली किरण धरती पर पड़ते ही वो लोग तुम्हारी बीवी की बलि दे देंगे। उससे पहले तुम्हें उसे बचाना होगा, और ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहकर करना पड़ेगा। अगर जरा सी भी बात लीक हुई तो वो सावधान हो जाएंगे और तुम्हारी पत्नी को कहीं पर छुपा देंगे, इसीलिए किसी को भी पता ना चले। मैंने बिना देर किए उस पुराने टेम्पल की ओर जाने लगा। मैं गांव को पार कर एक सुनसान जंगल के पास आ गया। मैं जंगल के अंदर में पैरों के निशान के साथ साथ चलने लगा।
सामने मुझे वो भूल भुलैया दिखाई दिया। मैं भूल भुलैया में जाकर थोड़ा फंस गया था, लेकिन मैंने भाले को सीधा कर भाले ने मुझे उस टेम्पल के रास्ता दिखाया। फिर मैं थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे टेम्पल दिखाई दिया। टेम्पल के द्वार में 2 लोग पहरा दे रहे थे। मैंने उनको चकमा देकर टेम्पल के अंदर प्रवेश किया। टेम्पल में कुछ अजीब सा सुगंध आ रहा था जो कि मुझे कमज़ोर कर दे रहा था। तभी मुझे उस आदमी की बातें याद आई, तो मैंने पॉकेट से रुमाल निकालकर मुंह पे लपेट लिया और अंडरग्राउंड रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। उस रास्ते पर जाते जाते मुझे सामने एक गेट दिखाई दिया। जब मैं गेट के पास गया तो जो मैंने देखा वो देख मेरी होश ही उड़ गई। दरअसल मैंने देखा कि मैं अभी रेगिस्तान में हूँ। टेम्पल से सीधा ये रास्ता रेगिस्तान में जाता है। अब मैं गेट खोलने की कोशिश किया, लेकिन वो गेट पासवर्ड मांग रहा था। तो मैंने बहुत ट्राई करने के बाद भी वो गेट नहीं खुला। फिर मैंने उस पर कुआं लिखा तो वो गेट अपने आप खुल गया। अब मेरे सामने एक पुराना किला था, तो मैं किले के साइड के रास्ते से विंडो के साइड से नीचे देखने की कोशिश किया, तो मुझे नीचे एक कुआं दिखाई दे रहा था और चारों ओर पहरेदार ही पहरेदार थे। सभी के चेहरे पर पट्टी थी। कुएं के पास मेरी पत्नी नताशा को एक बेदी पे लेटाया हुआ था, जो कि बेहोशी के हालत में थी। उसके सामने एक हथियार भी था और ध्यान में एक तांत्रिक बैठा था। उसके साथ कुछ और भी तांत्रिक ध्यान में बैठे थे। मैं एक एक कर गार्ड को टपका रहा था। सभी गार्ड को टपका कर फिर मैंने धीरे धीरे नताशा के पास जाने लगा, लेकिन अचानक मेरे पैर एक घंटे में लग गया और फिर वो तांत्रिक अपने ध्यान से जग गए। उनमें से एक ने मुझ पर एक तलवार फेंका। मैं मरते मरते बचा। भी वो चारों कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फिर मुझे एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया। पूनम का चांद निकलने ही वाला था और वो लोग नताशा को बेदी में ले गए और पीछे से एक तांत्रिक ने तलवार पकड़कर उसकी ओर बढ़ने लगा। मेरी आंखों के सामने वो लोग नताशा की बलि देने वाले थे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी चांद की रोशनी कुएं में पड़ना शुरू हो गया और चारों तरफ हवा चलने लगा। मुझे लगा कि मेरी नताशा मुझे छोड़ के जाने वाली है। तभी मुझे उसकी एक बात याद आई जो उसने हमारी शादी के टाइम बताया था। आकाश, मरते वक्त तक साथ नहीं छोड़ना। बस यही बातें ने मेरी अंदर ऐसी शक्ति का आरंभ किया कि मैंने भाला निकाल कर जय महाकाल के नाम लेकर उस तांत्रिक की ओर चलाया। भाले ने उनके जादू को तोड़ता हुआ सीधा जाकर उस तांत्रिक के आर पार हो गया, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो गई और साथ ही उसके साथियों की भी जलकर भस्म हो गए। फिर मैं नताशा को अपनी गोद में उठाकर टेम्पल से बाहर आ गया और फिर हम उस लड़के के पिताजी को प्रणाम करके वापस ट्रेन पर आकर बैठ गए। तभी ट्रेन दोबारा चलना शुरू हो गया और फिर हम अगले दिन गोवा पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक डरावनी घटना जो सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम।